सभी का सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के इस प्रांगण में स्वागत करती हूँ। सद्भावना समागम हमारे महाविद्यालय की एक खास परंपरा रही है। हम मानते हैं कि छात्रों के विकास में हम शिक्षकों और आप सभी अभिभावकों की अहम भूमिका होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। और हम किसी भी शुभ काम की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम से करते हैं। दीप प्रज्वलन हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसके लिए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री विनय कुमार जी, प्रिंसिपल फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस एसजे, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर राकेश कुमार पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना कुमारी, पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव मिसेस शोभा मिश्रा, स्टूडेंट प्रेसिडेंट जीनियस संस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन के लिए मंच पे आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे वाइस प्रिंसिपल फादर डॉक्टर शरी जॉर्ज एसजे से कि वो हमारे कॉलेज के पवित्र स्थान सर्वधर्म समभाव प्रार्थनालय से दीप प्रज्वलन के लिए दीप लाएं। धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम मंच पे बुलाना चाहेंगे जेवियर डांस क्लब के छात्रों को आपके समक्ष नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। तालियों से स्वागत करें हमारे जेवियर डांस क्लब की छात्राओं का।
बेहद शानदार प्रस्तुति जेवियर डांस क्लब की ओर से जोरदार तालियां हमारी छात्राओं के लिए। भाषण के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे प्रिंसिपल फादर डॉक्टर मार्टिन पोरस एसजे को। फादर, आज के सद्भावना समागम के मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार, आदरणीय फादर जोसेफ सेबास्टियन, हमारे कॉलेज के रेक्टर, फादर शेरी जॉर्ज, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के सदस्य, समर्पित स्टाफ गण, माता पिता, अभिभावक और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबों को सुप्रभात, नमस्ते, सलाम और आदाब। आप सभी को सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस सद्भावना समागम में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके समय और प्रयास के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्त जीवन में समय निकालकर आज यहाँ उपस्थित होने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सब यहाँ हमारे साथ हैं। इस सद्भावना समागम का विषय है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में माता पिता की भूमिका। आज के समय में जब हमारे बच्चे विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और दबावों का सामना कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। छात्र की मानसिक सेहत न केवल उनकी शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। माता पिता के रूप में आपका समर्थन, समझ और मार्गदर्शन हमारे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से हम मिलकर एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो हमारे बच्चों को आत्मविश्वास, सुरक्षा और मानसिक स्थिरता प्रदान कर सके। हमें गर्व है कि इस सफर में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ श्री विनय कुमार जी है। श्री विनय कुमार जी एक प्रसिद्ध कवि है, लेखक है, मनोचिकित्सक सलाहकार है और विश्व मनोरोग संघ बोर्ड के सदस्य हैं। हम आज इस विषय पर उनकी जो एक्सपर्टीज है उससे हम लाभ उठाने की उम्मीद रखते हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि और वक्ता श्री विनय कुमार को स्वागत करने के लिए हमारे कॉलेज के एनएसएस डायरेक्टर और सोशल आउटरीच के डायरेक्टर मिस्टर अजय कुमार को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि को पौधे देकर स्वागत करें। थैंक यू मिस्टर अजय फॉर डूइंग द ऑनर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी मिलकर यह जानने की प्रयास करेंगे कि हम अपने बच्चों की मानसिक भलाई को कैसे बढ़ावा दें। आप सभी को इस कॉलेज के प्रांगण में पुनः एक बार स्वागत है। धन्यवाद। जय जेवियर्स, जय भारत। हमारे इस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सभी फोटोज हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड या साइलेंट मोड पे रखें। श्री विनय कुमार जी एक जाने माने लेखक, कवि और मनोचिकित्सक होने के साथ वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन साउथ एशिया के बोर्ड मेंबर भी हैं। आपने कर्जे तहजीब, एक दुनिया, अमरपाली, मॉल में कबूतर, यक्षिणी,
पानी जैसा देश और अन्य कविताएं लिखी हैं। साथ ही मनोरोग पे आधारित सोशल साइकाइट्री, इंटरफेसेस ऑफ साइकाइट्री, सुसाइड, इंडियन पर्सपेक्टिव, IPS टेक्स्ट बुक ऑफ अंडर ग्रेजुएट साइकाइट्री, स्पेक्ट्रम्स इन साइकाइट्री जैसे किताब शामिल हैं। आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रामचंद्र एन मूर्ति अवार्ड 2007 और बनारसी दास भोजपुरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मैं आग्रह करती हूँ कि आप मंच पे आएं और हम सभी को संबोधित करें। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारे आज के मुख्य वक्ता से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने सवाल लिखकर स्टूडेंट्स वॉलंटियर को दे दें। तो स्वागत है हमारे आज के मुख्य वक्ता का। आदरणीय फादर मार्जिन, फादर सेबेस्टियन, सेंट जेवियर के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, अभी हम लोग जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे तो नेपथ्य से ध्वनि आ रही थी, अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय। अंधकार में नहीं प्रकाश में ले चलो, असत्य में नहीं सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु में नहीं मृत्यु की ओर नहीं जीवन की ओर ले चलो, अमृत की ओर ले चलो। बदलते मौसम का असर थोड़ा पड़ता है, मैं थोड़ा गला खराब है, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सबसे जल्दी करें। मेरे लिए एक बहुत खास दिन है। इस मामले में खास दिन है कि मैं जेसुइट सोसाइटी के एक इंस्टीट्यूशन में आप सबसे बात करने के लिए खड़ा हूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से जेसुइट सोसाइटी से गहरा संबंध रहा है। मेरे परिवार के 3 सदस्य सेंट माइकल स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और पेरेंट टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा सेंट माइकल्स में। बहुत सारी गतिविधियों में सालों तक शामिल रहा और मैं अपने आप को मानता हूं कि कर्जदार हूं जैसी सोसाइटी का। और यदि हम जैसे ही फोन आया प्रिया मनीष कुमार जी का, मैंने कहा इस सोसाइटी के किसी निमंत्रण को मैं मना नहीं कर सकता हूं, कोई भी दिन कभी भी। मुझे पता है डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है समय पर काम करना इंपॉर्टेंट है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने स्वयं अपने बच्चों से और सोसाइटी के साथ काम करते हुए ये सीखा है जीवन में और उसने मुझे बदला है। तो ये आप सबके लिए गर्व की बात है कि आपके बच्चे सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी अभी मालूम हुआ है कि ये कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी है। हम सब लोग तालियां बजाकर बधाई दें और फादर मार्टिन और फादर सेबेस्टियन के लीडरशिप के लिए एक बार फिर से तालियां। मैं आज की जो पूरी बातचीत है उसको एक ऐसे मोड़ पे लाना चाहूंगा, एक ऐसे धरातल पे लाना चाहूंगा कि जिसमें टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी एक लेवल पे आए। क्योंकि क्या है कि हम सभी लोग मनुष्य हैं, हम सभी के अंदर कमजोरियां हैं, हम सभी के अंदर कुछ खूबियां हैं, हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। हम उसके बगैर बोल नहीं सकते। स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर का कोई मतलब नहीं है। और बच्चे आएंगे कैसे अगर पेरेंट्स नहीं होंगे। और पेरेंट्स पूरे ईश्वर के और प्रकृति के पूरे वातावरण में अगर आप संतान नहीं देते हैं प्रकृति को और समाज को, तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं। दुनिया को चलना है, प्रकृति ने इसके लिए विधान बनाया है। और अगर वो शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, अपने को कल्चर नहीं करते हैं, तो बेकार। तो कुल मिला के देखिए तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी मिलकर के हम लोग बेहतर दुनिया बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और उससे जुड़े हुए हैं। ये बात
इसलिए हम लोग का जो संबंध होना चाहिए वो ये सोच के होना चाहिए। हम लोग आज जो बातचीत करेंगे किसके बारे में कर रहे हैं, हमारा टारगेट कौन है, हम सब लोग कौन लोग किसके लिए बैठे हैं। पेरेंट्स और टीचर्स बैठे हैं बच्चों के लिए। अब बड़े मजे की बात है, नॉर्मली हम लोग जब सेंट माइकल्स के प्रोग्राम पे पेरेंटिंग में बात करते थे तो सिर्फ पेरेंट्स होते थे, टीचर्स होते थे, बच्चे नहीं होते थे। मेरे लिए बहुत कठिन चुनौती है कि बच्चे भी यहाँ शामिल हैं और उनके सामने बात कहनी है, तो बहुत ही कंट्रोल तरीके से मुझे बात करनी होगी और कॉमन ग्राउंड पे बात करनी होगी। तो ये मेरा प्लान है जो मैं शेयर करूंगा आपसे। इसमें यंग एडल्ट्स 18 से 25 की उम्र, मेरा ख्याल है उसी उम्र के आप लोग सभी यहाँ बैठे होंगे। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे बिहार के बड़े प्रसिद्ध कवि थे दिनकर जी की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं युवावस्था के बारे में कि पत्थर सीमो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती छे। इसमें दो चीजें हैं, एक तो शरीर में शक्ति और दूसरा मानसिक उत्साह। ये दो कंपोनेंट मिलाते हैं तब युवावस्था का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन आज की तारीख में 21वीं सदी में हम लोग इस मोड़ पे खड़े हैं, हमारी जिंदगी जहां पे है जिन उलझनों के बीच, तो एक दूसरे शायद मुझे याद आ रहे हैं फिराक गोरखपुरी। आपको ऊपर से ये शेर बड़ा हल्का दिखेगा लेकिन बातें इसमें बहुत सारी हैं। फिर आप कहते हैं कि रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। जब आप रात कहते हैं, दिन तो सबके पास होता है, दिन के साथ रात जोड़िए। इस उम्र में रात बहुत खास हो जाती है, इस उम्र में रात बहुत खास हो जाती है और रात के साथ साथ नींद और कहानी। माँ बाप हमेशा शिकायत करते हैं हमेशा सोया रहता है या आज की तारीख में सोता ही नहीं है, कब बात ये क्या फोन लेके अटका रहता है। दूसरी बात, तीसरी बात जो माँ बाप को पता नहीं होती है, अक्सर कहानी। रात में जागने की और सोने की दोनों के पीछे कहानियां होती हैं। तो जवानी जब आती है बहुत सारी कहानियां लेके चलती हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे समझते हैं कि उनके पास बहुत सारी कहानियां हैं और माँ बाप वो कहानियां नहीं जानते हैं। तो जॉर्ज चैपमैन का एक फेमस कोट है कि यंग मैन थिंक ओल्डर फूल्स, यंग मैन थिंक ओल्डर फूल्स बट ओल्ड मैन नो यंग पीपल आर फूल्स। मुझे ये बात आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा पटना विश्वविद्यालय की कोई सांसद थे, उन्होंने ये बात कही थी, ये बूढ़े जवान ये मानते हैं कि बूढ़े मूर्ख होते हैं और बूढ़े ये जानते हैं कि जवान मूर्ख होते हैं। तो आपकी कहानियों में कितनी ताकत है, कितनी मूर्खता है, कितना भविष्य है, ये माँ बाप को पता होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो जमीन है, इसी जमीन पे हम लोग बात करेंगे कि आपकी कहानियां, उनकी नसीहतें और जिंदगी और आगे का रास्ता। सबसे पहले तो वेलबींग। वेलबींग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में और इस पे खूब बात होती है। तो वेलबींग के कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहले बात करें। ये आपका वेलबींग को हिंदी में अगर कहें तो कहेंगे खुशहाली। खुशहाली क्या चीज है? अगर आप खुशहाल नहीं रहेंगे, आप जिस हाल में हैं उसमें खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी नहीं होगी, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा और आपके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे। आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, आप प्रेम करते हैं, अच्छे प्रेमी नहीं बन सकते, अच्छे पुत्र नहीं बन सकते। तो कुल मिलाकर के आपका वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशहाल होना बहुत जरूरी है। समय की सीमाएं से मैं बहुत संक्षिप्त से बात इशारा करते हुए चलूंगा। दो छोर पे दो चीजें हैं, एक छोर पे इलनेस है, दूसरे पे वेलनेस, बीच में नो इलनेस। नो इलनेस से इलनेस की तरफ जाने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है, या तो वातावरण करे आपके साथ या आप करें उसके साथ, खुद के साथ। ये एक पैराडाइम है। दूसरा पैराडाइम इलनेस से वेलनेस की तरफ। अब ये कैसे आता है? ये बड़ा अच्छा मॉडल है जो कि आप सबको बात समझ में आएगी कि अगर आप अपना केयर नहीं करते हैं तो कुछ साइंस आएंगे बीमारी के।
कुछ सिम्टम्स आएंगे, डिसेबिलिटी आएगी और फिर जीवन खत्म होता है। ये इलनेस का पूरा पैराडाइम है। वेलनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको अपने बारे में, समय के बारे में एक तरह की जागरूकता चाहिए। दूसरा एजुकेशन, आपको अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। और तीसरा ग्रोथ, तब आती है वेलनेस। ये बहुत संक्षेप में है, लेकिन इसकी तरफ हम लोग आगे हौले हौले बढ़ेंगे। वेलनेस के दो कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, दोनों 4th सेंचुरी BC के कॉन्सेप्ट हैं। उसमें एक है हेडोनिक। इसमें कंपोनेंट क्या आता है? इसमें प्लेजर, फीलिंग ऑफ प्लेजर, एंजॉयमेंट। आप पार्टी करते हैं, आप मस्ती करते हैं, म्यूजिक बजा के डांस करते हैं, ये हेडोनिक प्लेजर है। और लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि वेलबींग से का जो कनेक्शन हेडोनिक प्लेजर से है वो कितना है। हालात ऐसे भी हो सकते हैं। दो कंपोनेंट, दो एग्जांपल्स आपको पिक्टोरियली दिखा जा रहा है इसमें कि आप जिस शराब से आप एंजॉय कर रहे हैं किसी इवनिंग, वो शराब एक समय के बाद आपको उदास कर देगी, डिप्रेस्ड कर देगी, दुखी कर देगी, तबाह कर देगी। और जो इंटरनेट पे आप वीडियो क्लिप्स और कुछ रील्स देख के अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, या बहुत सारी सोशल मीडिया की एक्टिविटी में शामिल अपने आप को कर रहे हैं, वो एक दिन इन चीजों में आपको जकड़ लेगी। और फिर आप जो प्लेजर दे रहा था, जो हेडोनिज्म, जो आनंद का मार्ग आपको मजा दे रहा था, वो आनंद का मार्ग आपके लिए एक तरह से बीमारी हो जाएगी और आपको मार देगी किसी न किसी दिन। ये एक दूसरी खतरनाक स्थिति है। अगर आपके पास कोई एम है, कोई पर्पस है, अगर आपके सामने चैलेंजेस है और उससे आप नेगोशिएट करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपना ग्रोथ कराते हैं, तो ये चीज आपको जहां ले जाएगी वो रियल वेलबींग होगी। तो हेडोनिक और डायमोनिक जो दोनों कॉन्सेप्ट है, आप अमेरिकन कल्चर के बारे में जहां पे उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। थॉमस जेफरसन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट दिए, उसमें लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। परसूट ऑफ हैप्पीनेस वहां पे है, लेकिन दिक्कत ये कि परसूट ऑफ हैप्पीनेस को अमेरिका में क्या किया है लोगों ने? इंटरटेनमेंट से जोड़ दिया। मिहाई चिक्सनमिहाई एक बड़े अच्छे फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने क्रिएटिविटी पे काफी काम किया है। तो वो इंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि इंटरटेनमेंट पे आप एनर्जी लूज करते हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और आप लूज कर रहे हैं एनर्जी, लेकिन आप अपने आप को उसके बाद खाली महसूस करते हैं। 2 घंटा डांस करने के बाद ड्रिंक के साथ आप सुबह जगते हैं, आपका दिमाग खाली होता है, आपको लगता है आप लॉस्ट समथिंग। लेकिन क्रिएटिव वो चीज अगर आप पर्पस के साथ कुछ बनाते हुए, कुछ सोचते हुए करते हैं, ब्रेन के वही एरियाज एक्टिवेट होंगे, एग्जैक्टली वही प्लेजर मिलेगा, वही किक आपको मिलेगा। और आप जब सुबह जगेंगे अगले दिन तो आपको लगेगा कि आप अंदर से भरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है। ये क्रिएटिविटी का कंपोनेंट है। मैं आगे भी थोड़ी बहुत बात करूंगा इस पे। वेलबींग के डेफिनेशंस ले दे के वही है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन डोमेन्स आर इंपॉर्टेंट। एक तो फिजिकल डोमेन, आपका बॉडी, अगर बॉडी ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। दूसरा साइकोलॉजिकल डोमेन, जिसमें कि हैप्पीनेस का कंपोनेंट आता है, आपकी आइडेंटिटी आती है, आपका बिलीफ सिस्टम आता है, आपका रेजिलियंस की कैपेसिटी आती है, यानी हर बुरी स्थिति में उसको कैसे आप संभाल के निकाल लेते हैं। और तीसरा आपका वर्क का डोमेन, आप जहां काम कर रहे हैं वो काम आपको सुख दे रहा है और आप काम को कर पा रहे हैं। फिर इंटेलेक्चुअल डोमेन, क्योंकि मैंने पहले दिखाया था कि साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे आएगा? क्यूरियोसिटी से। अगर आप लगातार सवाल अपने आप से नहीं कर रहे हैं, अगर आप लगातार सवाल अपने टीचर से नहीं कर रहे हैं, अगर आप लगातार सवाल सोसाइटी में नहीं उठा रहे हैं, तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो क्यूरियोसिटी इज इंपॉर्टेंट। और फिर सोशल लिविंग, अगर आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है। एक ये जो 6 कंपोनेंट हैं, मैं स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से ये बात शेयर कर रहा हूं और पेरेंट्स भी इसको नोट करें, मेरा ख्याल है उनके भी काम की चीज होगी कि
साइकोलॉजिकल डोमेन में ये 6 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है, यानी आप खुश तभी महसूस करेंगे जब आपको लगेगा कि आप आपके मालिक हैं। You are responsible for yourself and you can move in a particular direction। आप कहीं जा सकते हैं, कर सकते हैं, अपने आप के फैसलों के लिए, अपने काम के लिए आपने आजादी मिली हुई है। दूसरा, एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आपके कहने से हवा चलेगी या आपको मन है कि बारिश हो जाए तो भाई घर में पकौड़े बने, बारिश थोड़ी होती तो मजा आता, आप कहते हैं और बारिश हो जाए, ये तो नहीं होगा। होगा क्या? एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब क्या है कि आप जिस वातावरण में काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ स्टूडेंट हैं तो जो सिस्टम यहाँ का वर्किंग का है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। आप अगर सिनेमा देखने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल का कल्चर के हिसाब से आप उस वातावरण से आप मैच करेंगे अपने आप से। और तीसरी चीज कि अगर कोई चैलेंज चलता है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर मूवी थिएटर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे मैनेज करेंगे उसको। तीसरी चीज, रिलेशनशिप विद अदर्स, कि आप कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक रखते हैं। फिर पर्पस इन लाइफ, क्योंकि पर्पस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। देन सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखना है। ये जो डोमेन्स हैं ये बहुत फेमस है और इसके आधार पे न्यूमरस स्टडीज हुई हैं। लेकिन हमारे बच्चों के सामने चैलेंजेस क्या हैं आज की तारीख में? सबसे बड़ा चैलेंज जो इस एज में होता है आइडेंटिटी का। यूंग फेमस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना तो वो अपनी पहचान तय करना चाहते हैं और हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन, एक व्यक्ति के रूप में बनना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है इस उम्र में। दूसरी जो चुनौती होती है इंस्टेबिलिटी। बच्चा 18 से 25 का IAS भी बन सकता है, क्लर्क भी बन सकता है, पॉलिटिशियन भी बन सकता है, दुकान भी चला सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत इंस्टेबिलिटी का पीरियड होता है, बड़ी चुनौती है। तीसरी चीज कि जो उम्र है इसमें अपने पे ध्यान ज्यादा होता है। इस उम्र में लोग आईना के सामने खड़ा होकर बात करना, थोड़ा टाइम ज्यादा बिताना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, दूसरे की निगाह से भी और अपनी निगाह से भी। लेकिन फैमिली और सोसाइटी के लिए उनके पास दृष्टि नहीं होती है। हमें समझना पड़ेगा कि अभी नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे 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 वो ग्रो कर जाएंगे। चौथी चीज जो है वो है फीलिंग इन बिटवीन, कि ऐसी उम्र है जो गाना था कि जो न छोटे हैं न बड़े, बड़ी मुश्किल में पड़े। तो ये छोटे, दरअसल ये छोटे भी नहीं होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते हैं। घर में इज्जत थोड़ी मिलती भी है, काम है तो तुम बड़े हो गए हो कर दो, और कुछ काम नहीं तो क्या बच्चा जाओ तो बच्चे को क्या फैसला करोगे। ये बहुत मुश्किल मोमेंट होता है उनके लिए। तीसरी चीज की पॉसिबिलिटीज मल्टीपल है। ये इस पीढ़ी इस समय की उस उम्र की चुनौतियां हैं और फिर इसी के बीच से निकालना है। दूसरा पैराडाइम भी है कि आज की तारीख से चैलेंजेस, खासकर 21st सेंचुरी में, कि जो सोशल पॉलिटिकल कल्चरल मिलियू आपको घेरता है उससे बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। मार्केट फोर्सेस से, कंज्यूमरिज्म और मार्केट, ये 21st सेंचुरी के पहले ऐसा नहीं था। अभी ये ऑलमोस्ट डेमोन की तरह से, राक्षस की तरह से आपको उसने घेर दिया है। बाजार आपके भीतर है, बाजार आपके घर में है, आपके फोन में है, दो इंसानों के बीच है, माँ और बेटे के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, भाई और बहन के बीच में, बाजार हर जगह घुस गया है। साइबर वर्ल्ड बहुत बड़ी चुनौती है, वहां सारा का सारा ज्ञान है। कोविड ने कहा कि सबके घर में मोबाइल फोन हो और बच्चे मोबाइल पे पढ़ेंगे या लैपटॉप पे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर कोई बैरियर नहीं है। आप जैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, सडनली आप स्लिप करके कोई रील पे चले जाते हैं या कहीं पोर्नोग्राफी में चले गए, तो स्लिप कोई बैरियर नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर रिलेशनशिप इश्यूज, जब मोबाइल फोन का आविष्कार नहीं हुआ था, दोस्तियां तब भी होती थी। आज की तारीख में मोबाइल फोन है, जो कुछ भी करा सकता है, कभी भी कहीं भी किसी से कनेक्टेड हो सकते हैं। इसमें साइबर लव रिलेशनशिप से लेकर के साइबर बुलिंग तक कितना कुछ इसके भीतर है। तो ये समय, हमारे समय की बड़ी चुनौती है। उसके अलावा फिर एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, हमारे सामने एक जरूरतों की किताब है।
क्या क्या हमारा जीना जो बहुत फेमस है, हमारे जो जरूरत किताब है उसमें कितनी चीजें हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी सेफ्टी नीड्स, हमारी बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स एंड स्टीम नीड्स, ये जो है ना सबके लिए पढ़ाई लिखाई हो कि नहीं, आप इसके लायक हो कि नहीं, ये 1 2 3 4 जो चीजें हैं ये आप कोई भी पा सकता है। अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल आदमी, उसको भी इज्जत मिल जाती है, और क्रिश्चियन जो अनपढ़ है वो भी इज्जत पा ही लेते हैं। लेकिन एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बुक्स चाहिए। यू नीड बुक्स फॉर व्हाट? फॉर योर कॉग्निटिव नीड्स, फॉर योर एस्थेटिक नीड्स, फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस। तो ये मास्लो की फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसका जब एक्सटेंडेड वर्जन हम देखते हैं तो यहाँ पे बुक्स आती हैं, यहाँ नॉलेज आता है, कॉलेज का वैल्यू यहाँ पे है। तो आपको अगर बेटर वेलबींग, परफेक्ट वेलबींग की बात करनी है, फिर आपकी एजुकेशन की जरूरत आती है। इन चुनौतियों के बीच में ये बात इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। वेलबींग का रास्ता क्या है? शरीर, बॉडी ठीक होना चाहिए, इमोशनल रिलेशनशिप आपके ठीक होने चाहिए, ऑक्यूपेशनल, आप जहाँ भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, स्टूडेंट हो जो हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक से करें उसको। सोशल रिलेशनशिप अच्छे, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। जब कल्चर की हम बात करते हैं तो आता है रोल ऑफ क्रिएटिविटी का। हम लोग सब मैकेनिकली, एक फिर शेर याद आ रहा है कि ओहो मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो अकबर इलाहाबादी का ईश्वर बड़ी बात कहता है कि आप एक रूटीन मैकेनिकल जीवन जीते हैं और अल्टीमेटली विदाउट किसी प्लेजर आप खत्म हो जाते हैं दुनिया से। लेकिन जैसे ही कल्चरल कंपोनेंट्स जुड़ते हैं, जैसे ही आप थोड़े क्रिएटिव होते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है। क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप इमैनुअल कांट सब कहते हैं कि क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक जीनियस, जैसे शेक्सपियर थे, जैसे मिल्टन थे, जैसे आइंस्टीन थे, ये सारे लोग नहीं। आप ऐसे इतनी बड़ी बात की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी हर किसी के लिए, एवरीबॉडीज का बॉडी है ये। और कैसे, मैं इसे थोड़ी इसकी तरफ इशारा करूंगा कि क्रिएटिविटी जो है वो इज ऑल अबाउट वे ऑफ थिंकिंग। 2 तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है थिंकिंग जो कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि ठीक सारी समस्या है, एक सॉल्यूशन, कि भाई देश में बहुत सारी समस्या है, वाला पार्टी की सरकार आएगी, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक गांधी जी के सोचने का तरीका था डाइवर्जेंट थिंकिंग, नहीं, देश की समस्याओं का समाधान आपको करना है तो आपको खादी पे भी काम करना होगा, आपको अछूत उद्धार पे भी काम करना होगा, अहिंसा पे भी काम करना होगा, अपना जीवन भी ठीक करना होगा। तो ये जो एक तरीका है, एक साथ बहुत सारी चीजों को सोचना, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। ये क्रिएटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर आ सके तो ये बड़ी बात होगी, और ये आपको रियली उसको मीनिंग देगा और आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा। फिर दूसरी बात ये है कि क्रिएटिविटी को पहले माना जाता था क्रिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ जीनियस लोगों की चीज है, लेकिन अब जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है उसके हिसाब से आप अगर कोई किताब पढ़ के अपने आप को बदल लेते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रिएटिविटी, इसको कहते हैं मिनी सी। अगर आपने अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे आप जिस सोसाइटी के स्कूल में जाएंगे, वहां आपको पैसा नहीं दिखेगा, बहुत पैसा खर्च किया गया है, लेकिन जहां जिस चीज को होना चाहिए वहीं एक सफाई, एक डिसिप्लिन पूरे कैंपस में आपको दिखेगा। क्यों? यही क्रिएटिव अप्रोच है। तीसरा कि आप प्रोफेशनली जो काम करते हैं इनोवेटिव तरीके से कर रहे हैं, तो तीसरा प्रोसीड है। फिर डिक्स आता है जिसमें कि क्रिएटिव जीनियस होते हैं। ग्रुप एक्टिविटी जो कि सोसाइटी के स्कूल्स में बहुत कॉमन है। आप जो डांस का ग्रुप का या भी प्ले होगा, इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी मूव करेगी, आपका माइंड मूव करेगा, और आप एक साथ कई लोग करेंगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेटर होगा। ये बहुत, इसको कहते हैं साइकोड्रामा, ये बहुत अच्छा मॉडल है आपको वेलबींग की तरफ ले जाने वाला। अब इसके कैसे लेके जाती है, कैसे क्रिएटिविटी हेल्प करती है आपको, नई चीजें में लगते हैं तो कैसे आप बेहतर होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्रिएटिव प्रोसेस में यू डिस्कवर योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप जो हैं, जो बनाती है वो नहीं, आपके भीतर से आपका इंसान बाहर आता है, जेन्युइन वाला। मैं पोएट, मैं जब कविताएं लिखता हूँ
तो जो मैं हूँ, मेरे अनकॉन्शियस भीतर जो दबी है, मेरा बचपन, मेरे दुख सुख, पीढ़ियों के जो अनुभव है वो सब बाहर आता है। उसके बाद आपको जब क्रिएटिव प्रोसेस में लगते हैं तो आपको एक फोकस आता है, पॉजिटिव फोकस, कि मैं इस किताब को पूरा कर रहा हूँ, या इस डांस को कर रहा हूँ, या इस प्ले को कर रहा हूँ। और जब चैलेंज और आप एक लेवल पे आ जाते हैं, then you reach stage of flow, आप बह जाते हैं उसमें। ये एक इससे क्रिएटिविटी आपको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव कराती है और आपको वेलनेस तक ले जाती है। इन सारी चीजों के बाद मैं कुछ बातें पेरेंट्स से करना चाहूंगा। अभी चाहता हूं, मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? सबसे जरूरी है, फादर पीटर कहा करते थे कि मेरे स्कूल में एक बच्चे को कहा गया कि एक आदमी का एक स्केच बनाओ। उसने बनाया, लेकिन उस आदमी के कान नहीं बनाए। तो पूछा कि टीचर ने कि ये किसका बनाया है? तो कहा कि ही इज माय डैड। तो ईयर्स बात सुनता नहीं मेरा डैडी, तो मैं क्या करूं? तो इंपॉर्टेंट है सुनना। और सुनना कैसे? विदाउट जजमेंट। मेरी डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट है, जब स्टूडेंट थी सर्वाइकल पेन कुछ कहना शुरू करती थी, मैं बीच में जब बोलता था तो कहती थी कैसे साइकियाट्रिस्ट है आप सुनना चाहिए ना, मैं सिर्फ कह रही हूँ, कोई मतलब इसका नहीं भी हो सकता है। तो आपको सुनना है बिना जजमेंटल हुए, अच्छे बुरे का फैसला बिना किए हुए चुपचाप सुनना है। दूसरा, एनकरेजमेंट, छोटी से छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना है और बड़े से बड़े फेलियर्स को आपको एक्सेप्ट करना है। बच्चे का 95% मार्क्स भी आपके घर के लिए शोभा है और बच्चे का 37% मार्क्स भी आपका, दोनों ये खुले मन से लेकर चलना है। तुम इतना कम कैसे लाया इस बार? नहीं, कुछ जरूरत नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं आती, बाकी सिंपल है। मैंने जीवन में यही किया। फिर एम्पैथी, वो जो कहते हैं आपको कुछ कहना नहीं है, सुनना है, महसूस करना है कि तुम्हारे सामने ऑप्शंस है। इफ यू वांट टू बिकम अ पोएट, आप एक राइटर बनना चाहते हो, आपको इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। चेखव से बड़ा राइटर क्या बनोगे आप? चेखव तो डॉक्टर था, है? कोई टॉल्स्टॉय रसन पढ़ने के लिए, लिटरेचर पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो स्कूल ही नहीं पूरा किया, घर में पढ़ाई सारी की। तो राइटर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नॉलेज और एक्सप्रेशन, जो कि आप कहीं पा सकते हो, और रॉ मटेरियल। अगर एक साइकियाट्रिस्ट कोई हो, उसके पास रॉ मटेरियल भरा पड़ा है लिखने के लिए, तो कहने का मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स हेल्प करते हैं रियलिस्टिक गोल सेट करने में। करियर एडवाइस उसी में, और फिर डिसीजन मेकिंग। एक घर में झगड़ा चला कि बच्चा कहाँ जाएगा, अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, टेक्सास में उसका ऑस्टिन, दूसरा एमहर्स्ट, कहाँ जाएगा? 1 महीना तक चला, माँ बाप ने कुछ गाइड किया और बच्चे ने सही डिसीजन लिया। तो ऐसी वैसे आप एक में चलेंगे, यहाँ तक कि वहाँ जाए, आपको उनके साथ 1 महीना भी अगर बहस चले, आपको बिना जजमेंटल हुए पार्टिसिपेट करना है। ये पेरेंट्स के लिए है और बच्चों के लिए भी है कि आप अपने पूरी जर्नी में आप शामिल करें अपने पेरेंट्स को। लाइफ स्किल, देखिए दुनिया बदल गई है। अगर आप बेटे के बाप हैं तो बेटे को खाना बनाना सिखाइए, बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़कियां पूछती हैं कि लड़का से मिलने के खाना बनाना आता है कि नहीं आता है। वो जमाना चला गया कि लड़कियां खाना बना के देंगी, नहीं। और लड़कियों को बजटिंग सिखाना पड़ेगा कि बजट में कैसे चलना होता है, बाजार लूट लेता है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लड़की को खाना बनाना सिखाते हैं, लड़का को बजट पैसा सिखाते हैं मैनेज करना। नहीं, थोड़ा उलटिए, दोनों को दोनों सिखाइए। दुनिया बदल गई है, चीजें बदलती हैं, तो ये काउंट करेगा का स्कूल में लेक्चर हो सकता है, सिखाने का काम आपको करना होगा। बच्चे ज्यादा आपके साथ होते हैं और आप अगर साथ नहीं आपके हैं, आपको उनके साथ होना है। फाइनेंशियल सपोर्ट, एप्रोप्रिएट एडवाइस। मेरा बेटा कहता है कि फला वाली मोटरसाइकिल थी, धोनी के पास है, पैसा तो भाई दे देते हैं, दीजिए। 30 दिन 23 घंटे 3 मिनट के बाद एक एक्सीडेंट होगा और आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे। सोचना पड़ेगा उसको जरूरत है कि नहीं, वो वाइट कोट की जरूरत है कि नहीं।
स्क्रीन का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में हो गया है। आपको घर में रूल बनाना ही पड़ेगा, नो स्क्रीन आफ्टर 10 PM। घर के सारे आपके और आपकी पत्नी के और आपके बेटा आपकी बेटी सारे के मोबाइल फोन बंद, एक 1500 का फोन बाहर रखिए जिसमें कि कोई इमरजेंसी कनेक्ट करने के लिए काफी है। ऐसे डिसिप्लिन जरूरी है आज की तारीख में। एक तो बच्चे 2 बजे रात तक चलाएंगे फोन चलाया जाता है, फोन लोग देखता नहीं चलाता, चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं। रात के अंधेरे में हमेशा सारी अंदर की बुराइयां, सारे सांप फल काढ़े निकलते हैं और आपको डसना शुरू करते हैं और आप इस पे चले जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी जरूरी है। फाइनेंशियल सपोर्ट अप्रोप्रिएट, वॉइस, अनकंडीशनल। कभी नहीं आपको बोलना है तेरे ऊपर 3 लाख 13,000 खर्च कर दिया, नहीं, नॉट स्पेंडिंग विद चिल्ड्रन। ये उसका भी है, आपका भी है, सबका है। ये कलेक्टिव ग्रोथ है, ऐसे सोचना है। मुझे एक सेंटेंस बहुत तड़पाती है, तड़पाता है कि मैंने बच्चे को सर्वाइकल्स में डाल दिया। हम नहीं बात करते हैं इसे, बहुत पेनफुल है ये। ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को भरोसा करना पड़ेगा। मुझे परिवार याद आ रहा है, उस परिवार में पहली बार गाड़ी खरीदने का फैसला हो रहा था। बेटे ने जिस गाड़ी का फैसला किया वही गाड़ी खरीदी गई। उस परिवार में घर खरीदने की बात चल रही थी, एक बार एक फ्लैट, बेटी ने जो फैसला किया, हमने उस फैमिली को देखकर तंग किया, क्या बढ़िया, क्या अच्छा एसोसिएशन है फैमिली, क्या डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग। सबके पास कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको बोलिए, थिंक अबाउट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कार्स, टेल मी कौन सी कार अच्छी रहेगी, वो आपसे ज्यादा अच्छे से कार बताएगा। देन बाउंड्रीज, बच्चे को ऑटोनॉमी चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए। वो जब फोन पे बात कर रहा हो सुनने की जरूरत नहीं, चेहरे के भाव बता देते हैं कि दोस्त से बात कर रहा था कि खास दोस्त से बात कर रहा था, बता देता है चेहरे का भाव। खास दोस्त के बारे में पूछिए कौन है, बता देगा बच्चा, अच्छे से पूछिएगा। तो ये रेपो बनाना भी आपका काम है। और बच्चों से भी अपील है कि अपने खास दोस्त की बात घर में किसी को खास दोस्त बनाकर जरूर बताइए, माँ या बाप किसी को बताइए कि फला से बात करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जीवन संकट में पड़ने वाला है और आपको वेलबींग खतरे में पड़ने वाला है। तो बाउंड्रीज के अंदर पेरेंट्स को इनवाइट करना बच्चों का काम है और बाउंड्रीज न क्रॉस करें ये माँ बाप का काम है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपने जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां खेली होंगी, आपने जो सीखा है उसको आप बताइए कि आप कैसे कैसे इस हालत में कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको नहीं आता है किसी और की मदद लीजिए, कैसे आप कोप करेंगे इसमें, कैसा आपको तो हुआ। चक्कर क्या है, मेरी जो इस साल किताब आई थी उसका नाम है आत्मज, और वो पार्शियली या कंप्लीट, पार्शियल या कंप्लीट फादरलेसनेस के एग्जांपल है। उसमें गौतम बुद्ध का बेटा है, उसको भी बाप नहीं मिला, बिंबिसार अमृतपाली का बेटा है, उसको भी बाप नहीं मिला, अजात शत्रु को भी बाप ठीक से नहीं मिला बिंबिसार, और जीवक जो कूड़ा फेंका हुआ पाया गया था, इनको एक थ्रेड में वीव किया गया है और पोएट्री प्ले है, उसका नाम है आत्मज। उसका एक वाक्य है जो कि मेरा ख्याल है वो इट इज गॉन ऑलमोस्ट वायरल। पिता होना एक दैनिक तपस्या है, पिता होना एक दैनिक तपस्या है। बच्चे कल बाप बनेंगे, एक दिल में लिख के रख लो, बाप होना रोज का काम है। ऐसा नहीं है कि आज आप हो गए फादर की, यहाँ जो है हमारे डायरेक्टर और प्रिंसिपल और जो डीन, फादरहुड एक स्टेटस है उधर से रिलीजियस, लेकिन आप इनके लाइफ को देखेंगे, मैं आज तक किसी फादर से नहीं मिला कि जिनको देख करके आप सीख नहीं सकते हो। ये उसी तरह का जीवन जीते हैं जिससे आप सीख सकते हैं। ये दैनिक तपस्या करते हैं। जो हमारे जो दो फादर यहाँ हैं उनको देखिए और सीखिए कि कैसे पिता होना एक दैनिक तपस्या है। हो सकता है कि पापा इस बात के लिए आगे पैसा न दे, इस बात से जो डिप्रेशन होता है और घर में डायलॉग नहीं है, बच्चा सुसाइड करता है। तो ये डायलॉग नॉर्मलाइज कर देता है और जरूरत पड़े आपको लगे गड़बड़ है, प्रोफेशनल हेल्प लेना। तो वेलबींग, मैं बीमारियों पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेलबींग की बात कर रहा हूँ। ये 2 पॉइंट्स मैंने डाले हैं, एक जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी कुछ गड़बड़ लग रहा है, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए और वो गाइडेंस लीजिए। उसके बाद वेलनेस जो है वो एक बायोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल और सोशल कल्चर इतना डिमेंशन मिला के बनता है। वेलबींग अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि आप नहीं पा सकते हैं, ये कोई आकाश कुसुम है जहां तक कोई नहीं जा सकता है ना। और अगर आप लाइफ में क्रिएटिव परसूट्स में, आर्टिस्टिक एक्टिविटी में लगते हैं, लाइक म्यूजिक, थिएटर, प्ले देखना, म्यूजियम जाना, लिटरेचर फेस्टिवल जाना, पोएट्री सुनना और कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करना, आप जर्नल लिखो, डायरी लिखो, लेटर लिखो, लेकिन लिखो। पेंट करते हो तो कुछ भी करो, उल्टा पुल्टा ही करो, लेकिन करते चले जाओ। फ्रीडा कालो बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, पेंटर थी, मेक्सिको की, और एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे फ्रैक्चर हुए। मैं गया हुआ था मेक्सिको वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में अभी नवंबर में, मैं गया उसके घर वाले म्यूजियम में देखने के लिए। जब प्लास्टर कास्ट लग गया, उसने अपने प्लास्टर कास्ट पे पेंटिंग शुरू कर दी। दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। भीतर का स्किल है ना, उसको आने दो, चाहे कुछ भी टूट जाए। क्या है कि इमोशन नहीं टूटता है, एक्सप्रेशन नहीं टूटता है, गुनगुनाना नहीं टूटता है, वो बहुत जरूरी है। तो इसके साथ थैंक यू वेरी मच। थोड़ा ज्यादा समय लिया, मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद सर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको दिए गए फोल्डर में एक ब्रोशर भी है, जिसमें कि आपको आज का ये हमारा प्रयास कैसा लगा ये आप लिख के हमसे साझा कर सकते हैं। स्टूडेंट वॉलंटियर्स आपसे कार्यक्रम के अंत में ये ब्रोशर कलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी जेवियर थिएटर क्लब के छात्रों का हमारे समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने के लिए, जिसका शीर्षक है माई पेरेंट्स माई इंस्पिरेशन। तो तालियों से स्वागत करें हमारे जेवियर थिएटर क्लब के छात्रों का। Life, white, purity, blue, royalty, and the love is pink. Here is the picture of my life. देव, my Michelangelo. ये रहा golden passport. The colors of choice is yours. Oh, once again, golden passport. अब तो स्कूल भी नहीं, कॉलेज भी नहीं. It was expected only. Dear, आज पार्टी में जाना है, तुमको पता है ना? किसकी पार्टी? भूल गए डॉक्टर शर्मा की 25th wedding anniversary पार्टी? Oh yes, let's go. Okay, take care देव. Party was not bad. But I was not able to stand there. क्यों? देखी नहीं, रस्तोगी जी का बेटा IAS बन गया. इवन शर्मा जी की बेटी IIT क्रैक कर गई. पता नहीं इसका कब क्या होगा और क्या करेगा. करेगा ना, देवाशीष आर्ट गैलरी. गुड नाइट. क्या आपने गौर किया आजकल अपना देश कितना शांत रहता है? हाँ, आप क्यों नहीं साइकोलॉजिस्ट सिस्टर निर्मला से बात करते हैं? हाँ मैं अभी फोन लगाता हूँ. सिस्टर निर्मला. यस. दिस इज डॉक्टर सिन्हा. ओह, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है. ठीक है डॉक्टर सिन्हा, कल 12 बजे आप अपने बेटे को मेरे क्लिनिक पे भेज दीजिए. सो नाइस ऑफ यू मैम. हेलो देव, कैसे हो? और तुम्हारी पेंटिंग? कुछ बोलो देव. टॉक प्लीज. किससे बात करूं, क्यों बात करूं, किसके लिए बात करूं? मेरे माता पिता चाहते हैं मैं वे करूं जो वे चाहते हैं. मेरे परदादा जमींदार, मेरे दादा कर्नल, मेरे पापा, मेरे चाचा, मैं उस खानदान का हूँ. उससे बातें करूं, उससे ना बातें करूं, मुझे इससे क्या? मेरे रंग कोई भेदभाव नहीं जानते, उनके लिए सब एक हैं.
मुझे वह नहीं समझ पाए, आपके पास भेज दिया जैसे कि मैं पागल हूँ। मैं उनसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, अपने रंगों में उन्हें रंगना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें कौन समझा? आप समझाएंगी? विल यू? आई विल। मैं करूंगी तुम्हारे माता पिता से बात। मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि तुम चाहते क्या हो। सॉरी सिस्टर, मैं आई लीव। हेलो यस सिस्टर। डॉक्टर सिन्हा, कल मैं आपसे और आपकी मिसेस से 12 बजे मिलना चाहती हूँ। इज इट ओके? ओके सिस्टर, हम कल आते हैं। सिस्टर, बेबी। ओ यस प्लीज, वेलकम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रॉब्लम शेयर करने का फैसला किया। क्या आपने देव से बात की थी? मैंने आपके देव से बात की। उसको हुआ क्या है? वो ऐसे क्यों बिहेव करता है? इसका सलूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन मैं नहीं, आप हैं। मतलब? पहली बात, बच्चों को समझाने के लिए उसका दोस्त बनना जरूरी है, सिर्फ माँ बाप नहीं। जब तक आप उससे खुलकर बात नहीं करेंगे, वो अपने मन की बात कैसे करेगा? तो ये होगा कैसे? ये तब होगा जब आप रोज शाम को 10 मिनट बिना जजमेंटल हुए उसकी बातें सुनें। उसका कंपैरिजन करना बंद कीजिए और उसकी छोटे छोटे सक्सेस को, सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए। तभी वो मेंटली स्ट्रांग बनेगा। और याद रखिए, वो जो बनना चाहता है उसे वही बनने दीजिए। देव बेटे, तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग? Mona Lisa, mysterious, timeless, and black is always elegant. डैड, कल मेरी पेंटिंग की बोली लगेगी। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग आएंगे तो। नेक्स्ट डे, द डे ऑफ ऑक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के ऑक्शन में। आज उस 3D पेंटिंग की बोली लगने वाली है जिसने ई प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा चित्रकार देवाशीष सिन्हा की और उनकी पेंटिंग जिसका शीर्षक है माई इंस्पिरेशन। हियर द ऑक्शन स्टार्ट्स। फाइनल बोली 5 लाख, 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। और this painting belongs to Mr. Bajaj। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखा आपने, आपके बच्चों को साइकोलॉजिस्ट की नहीं, आपकी जरूरत है, आपके समय की जरूरत है। हम सब उस शताब्दी में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ माँ बाप और बच्चे थे। दुनिया बदल चुकी है। अब क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड डिजिटल बोर्ड बन गया है और सामान छू कर नहीं, देख कर खरीदे जाते हैं। समय के साथ हम सब माता पिता को अपनी सोच बदलनी होगी। आपको पता होगा, शतरंज का विश्व चैंपियन जी गुकेश अपने माता पिता की सहायता से ही आगे बढ़ पाया है और विश्व चैंपियन बन पाया है। अगर बेटा पेंटर बनना चाहता है तो बनने दीजिए। आपके समय की पेंटिंग अब नहीं रह गई। अब जमाना 3D पेंटिंग का है। उसे भी इंटरनेट पर सेल करके बच्चे अपना करियर बना रहे हैं।
अब सोचना हम सबको है कि बच्चे किसका सपना पूरा करें, अपना या आपका। यह शानदार प्रस्तुति जेवियर थिएटर क्लब की ओर से जोरदार तालियां हमारे छात्रों के लिए। अब वक्त हो चला है आप सभी के पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए, और इसके लिए हम मंच पे पुनः आमंत्रित करते हैं हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री विनय कुमार जी। सर, आज का हमारा पहला सवाल है, हम अपने बच्चों को इस चुनौतीपूर्ण समय में भावनात्मक रूप से कैसे सपोर्ट करें? मेरा ख्याल है कि मैंने जितनी बातें की सब में उसकी तरफ इशारा था कि आप कैसे मजबूत करेंगे उसको। आप असल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस उम्र में हैं, हम लोग जिस उम्र, अभी आपके बच्चे जिस उम्र में हैं, आपके पास वो समय जा चुका है जब आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे के साथ कैसे आप बिहेव करते, कैसे उसको संभालते। अभी आपके सामने आपने जो किया है वो आपके बच्चे में है, और ये कुल मिलाकर के जो आज का कार्यक्रम मैं इसमें बहुत खास मानता हूँ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बच्चे और टीचर सब एक साथ बैठे, बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स एक साथ बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये अपने आप में एक मैसेज है कि हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं। साइबर वर्ल्ड हमारे लिए खुला है एक साथ, बाजार हमारे लिए खुला है एक साथ, समाज हमारे लिए खुला है एक साथ। जो उनको मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत करने के लिए आप कर सकते हैं, एक तो उनको ऑटोनॉमी देना, दूसरी बात उनको अधिकार देना, उनको फैसला करने का मौका देना, दूसरी बात कि आप उनके साथ निरंतर संवाद में रहें बिना जजमेंटल। तीसरी बात जो मैंने एग्जाम्पल देके कहा भी था कि गोल सेटिंग में मदद करें उनकी आप। तो जब तक आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे, घर के कामों में उनको शामिल नहीं करेंगे। घर के कामों में शामिल का मतलब ये नहीं है कि सब्जी लेके आ जाओ और दूध लेके आ जाओ, नहीं। घर के कामों में है कि हम लोग अच्छा बताओ कैलकुलेट करके कि हम लोग जो EMI पे करना है, हम लोग अगर जल्दी जल्दी पे करना चाहें या कम तो कैसे होगा। मेरा कैलकुलेटर दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से, तुम जरा फैसले में मदद करो मुझे। ये फीलिंग विकसित कराना सबसे बड़ा काम है। बच्चे को आमतौर पे पेरेंट्स जो बोलते हैं या तो तारीफ करेंगे जरूरत से ज्यादा, या फिर एकदम नालायक है। एक तो शर्मा जी का बेटा जैसा होता है, एक उनका बेटा, और एक जो है मेरा लाड़ना 9 बजे सो को उठता है। 9 बजे सो को उठता है, आप करें कुछ नहीं। रात को उस तक फोन अगर नहीं पहुंच, फोन का घर में डिसिप्लिन बना दें, बच्चे आपका टाइम पे जगने लग जाएंगे। आप सुबह वॉक पे जाते हैं, उसके पास समय है, आप उसको लेके जाएं एक साथ, चलो हम लोग सब एक साथ वॉक करेंगे। वीक में 2 दिन हम लोग एक साथ वॉक करेंगे। अब देखिए कैसे होता है, एक साथ हम पानी पियेंगे, मिलकर नाश्ता बनाते हैं, चलो तुम क्या बनाते हो। तो एक तरह का कह सकते हैं कॉमरेडरी, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह घर में चलाना होगा, तभी बच्चे सीखेंगे, तभी इमोशनली मजबूत होंगे। उनको उन पे आपको भरोसा भी करना होगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी, लेकिन वो नहीं कि हाँ जरा पापा का कपड़ा आयरन कर दो, खाली नहीं। हम लोग कुछ आज कपड़ा आयरन करने का दिन होगा, थोड़ा वो कर रहे हैं, थोड़ा आप कर रहे हैं, थोड़ा वो कर रहे हैं, बेटा जरा हाथ दर्द हो गया, आज थोड़ी देर पापा हम कर देंगे, हम लोग ये बात उसको लगेगा नहीं कि आप हुक्म दे रहे हैं। ये जो एक कॉम्पेनियनशिप होती है ना, ये डेवलप करना पड़ता है, वो आपसे ज्यादा करेगा। तो सब लोग जब सबको जानेगा तो परिवार में सबको जानता है, अब सब फर्क पड़ता है। चीजों को शामिल रखिए, कॉमन रखिए, डेमोक्रेटिक रखिए, बदल जाएंगे बच्चे आगे। हमारा अगला सवाल है, बच्चों और अभिभावकों के बीच सोशल मीडिया के दौर में कैसे संतुलन बना रहे? पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे भी आप एक साथ रहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे भी आप रहिए, ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे अगर जाते हैं या इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो कोई बहुत बातें पीटेगी आप, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में ये सही बात है कि सोशल मीडिया पे हर आदमी इंडिविजुअली काम कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस पे अगर आप बात करेंगे तो बच्चे आपको बता देंगे, बहुत सारी बात बता देंगे। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया कल्चर, सोशल मीडिया कोई माइंड नहीं है। माइंड आपके पास और आपके बच्चे के पास है, जोड़ना है माइंड को माइंड से,
है ना। लेकिन आपको किससे मिलने जाना है ये आपको तय करना है। आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं कि दुश्मन का मर्डर करने जा रहे हैं, ये आपको तय करना है। तो दर्शन चलाता है जीवन को। सोशल मीडिया भी एक टेक्निकल कंपोनेंट है। आप उसके लिए दर्शन कौन सा विकसित करते हैं। मैं फेसबुक पे हूँ और मेरे बच्चों को पता है कि मेरे पोस्ट को लाइक करने वाले कौन है और लाइक करने वालियां कौन कौन है। सोशल मीडिया कुछ नहीं, थोड़ा सा केवल डिसिप्लिन, ओपननेस, डेमोक्रेसी। बच्चे भी सुने, मैं आपसे भी मुखातिब हूं, क्या करो, छुपा के कुछ छुपता नहीं है। इससे अच्छा है बात करते रहो, पता लग जाएगा कि दिल कब टूटता है, कैसे टूटता है, टूटने का क्या इलाज होता है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि बच्चों को हम परीक्षा और करियर के लिए कैसे तनाव मुक्त रख सकते हैं। एक बाप ने बड़के का लड़के का नाम लिखा दिया, नारायण मेडिकल कॉलेज कोई है इस तरफ कहीं, वहां गया, लिखाने के पहले कहा लिखा दिया नाम, हमने कहा चलो बेटा बताओ तो अमीबा एनिमल है कि प्लांट। बोला है कुछ भी हो सकता है। अब वो डॉक्टर साहब तो बन जाएंगे लेकिन कुछ भी हो सकता है, सोच लीजिए। तो आपको रियलिस्टिक गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है। मैं स्कॉटलैंड में घूम रहा था, वाइनरी दिखाई जा रही थी, वहां पे कैसे चीजें होती हैं। जो आदमी घुमा रहा था उससे हमने पूछा कि आप ये काम कब से कर रहे हो। उसने कहा कि 3 महीने से। पहले क्या करते थे, बोला कि मैं यहाँ का जनरल मैनेजर था। फिर क्या हुआ, रिटायर कर गया, घर चला गया। घर जाने के बाद बीवी से झगड़े होने लगे रोज कि तू रोज बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। तो तब उसने कहा कि तब क्या मैंने कहा कि मैंने अप्लाई किया यहाँ कि भाई अगर कोई जो गाइड होता है उसकी अगर नौकरी मिल जाए तो मैं करूंगा, मजा आएगा। अब वो वीक में 5 दिन आके उसी जहां जीएम था गाइड की नौकरी कर रहा है। एक अमेरिका में मुलाकात एक बंदे से हुई थी जिस ऑफिस में वो जीएम था, वहां पे वो लिफ्ट एलिवेटर सर्विस में काम कर रहा था। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अब करते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। मेरे संस्कृत के टीचर रामकार बाबू, आज मेरी इतनी 9 किताबें या 9वीं किताब आने जा रही है। मैंने पूरे देश में लाइफ राइटर के रूप में जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे गुरु जी अभी कुछ दिनों पहले गुजरे हैं। हर साल उनसे मैं जुड़ा था और मेरी हर किताब के रिलीज में आके वो आके बैठते थे और मैं नीचे उतर के बैठ चुके किताब उनको देता था। मेरे पास जो भाषा मेरे पास है वही गुरु की दी हुई है। एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है, कोई काम छोटा नहीं है। वो किसान जो अन्न का दाना पैदा कर रहा है, बच्चों को जानने की जरूरत है। IITians आज निकल के एनजीओ चला रहे हैं, क्यों? उनको वहां मीनिंगफुल लग रहा है, पर्पसफुल लग रहा है। मीनिंग, पर्पस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी कुंभ में जो मेला लगा हुआ है उसमें आजकल सबसे ज्यादा तस्वीर वायरल हो रही है। एक लड़की पूरे आत्मविश्वास से मोती के माले बेच रही है। मेरे व्हाट्सएप में कम से कम 50 लोगों ने भेजा है एक ही ग्रुप में। मैंने कहा क्या बात है, छोटी सी बच्ची का माला बेचना दिखा रहे हो भाई। तो उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास हिट हो रहा है। पूरे मेला में बहुत लोग गए लेकिन स्टीव जॉब्स की बीवी और ये और एक IITian जो बाबा थे वो 3-4 ही लोग जानता है, बाकी करोड़ों लोग आए और चले गए। तो हमारा आज का आखिरी सवाल है, हम अपने बच्चों को आज के फास्ट जमाने में वैल्यूज और नैतिक मूल्य कैसे सिखाएं? एक तो यूनिवर्सल वैल्यू ये है कि दुनिया में कुछ काम होते हैं जो आप कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते उस काम पर, इम्पॉसिबल है। और कुछ चीजें मना है। इम्पॉसिबल क्या है? आप 2 मिनट में जापान नहीं जा सकते। कोई भी चीज बना लें आप, समुद्र के भीतर आप बिना ऑक्सीजन लिए जा नहीं सकते हैं। चंद्रमा पे आप चले तो गए हैं लेकिन चंद्रमा पे आप लॉस एंजलिस नहीं बना सकते हैं। तो कुछ चीजें दुनिया में असंभव है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरी चीज, कुछ चीजें फॉरबिडन है, जैसे मर्डर, जैसे रेप, जैसे किसी को तकलीफ पहुंचाना। पूरे महाभारत में जो सारांश है वेद व्यास के कहने का, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अगर आप परोपकार करते हैं तो वही पुण्य है और दूसरे को दुख देते हैं वही पाप है। पड़ोसियों के साथ जो यीशु कहते थे, पड़ोसियों के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य समझना, इससे बड़ा वैल्यू कुछ नहीं। एक वैल्यू, अगर इतना वैल्यू हम दे पाए तो
कुत्ते के बच्चे को ढेला हम क्यों मारेंगे? बहुत बड़े वैल्यू की जरूरत नहीं। जितने जो प्रवचन करता टीवी पर लगातार चीखते हैं, चाहे किसी धर्म के हो, करोड़ों रुपया कमाते हुए, उनको उनसे सीखने की जरूरत नहीं। बस इतनी ही सी बात है कि आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो कि नहीं। सिनेमा देखने जा रहे हो तो पॉपकॉर्न का छिलका या मूंगफली का छिलका सीट पे मत छोड़ो, चीजों को गंदा मत करो, न घर में न बाहर। इतना वैल्यू अगर कर ले, इतना बेसिक कर लेना, दुनिया बदल जाएगी। कुछ नहीं करना है, बड़ी बड़ी बात करनी ही नहीं है। राष्ट्रवाद, नैतिकता, प्रेम, डायलॉगबाजी कुछ नहीं, वो भाषणबाजियां हैं, कुछ नहीं है। हमारे नेता कितने तरह की गंदगी फैला रहे हैं, हमारे अफसर कितने तरह की गंदगी फैला रहे हैं। आपको कहीं जाना है किसी पार्टी में ड्रिंक लेने के लिए और आपके लिए सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, लोग तबाह हो जाते हैं, अस्पताल नहीं भी पहुंच पाता है, मर जाता है। क्या मतलब है इसका? आप अपनी जेन्युइन कौन से काम के लिए कहां जा रहे हैं उसके हिसाब से आप तय करिए ना, किसकी प्रायोरिटी है। तो वो डिसिप्लिन तो भीतर से आएगा। इतना बस, इतना ही वैल्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी मौका मिला तो वो परफॉर्मेंस भी हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। तो ये मैं सर्च फॉर मीनिंग, आप मीनिंगफुल मानिए पूरे से पूरे वक्त में, हर पूरे वक्त में भी एक लेसन होता है, हर पूरे वक्त में कुछ ना कुछ टीचिंग होती है। आप अगर बीमार पड़ते हैं, मैं एक खास बीमारी से परेशान हुआ, वजह ये थी कि मैं लॉन्ग सीटिंग कवर्स करता था एक मैगजीन एडिट करने के लिए। क्लिनिक के बाद जब बीमार पड़ा तो मैंने बंद किया। बंद करने के बाद मेरी आंख खिला में आ गई, बिकॉज क्या हुआ, मैं क्रिएटिव राइटिंग में घुस गया। तो जो दूसरे एडिट कर रहा था उससे निकल के मैं क्रिएटिव राइटिंग करने लग गया और मेरी किताबें आना शुरू हो गई। तो मुझे उससे भरोसा हुआ विक्टर फ्रैंकल की बात कि उसमें एक मैसेज तो है, हर तकलीफ में, हर फेलियर में, हर चीज में। तो आप भी एक मीनिंगफुल लाइफ के बारे में सोचिए और डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे पे भरोसा करते हुए, बिना जजमेंटल होते, जैसा कि प्ले में भी आपको दिखाया गया, और बदला जा सकता है। और इस तरह के प्रोग्राम्स इतने कॉलेजेस में गया, सिर्फ देसी सोसाइटी कर पाती है, शायद सिर्फ नाइकल्स में होता था। और ये बहुत दिनों बाद मुझे यहाँ मिला है कि मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं थोड़ा ग्रैंड पेरेंट भी हो गया हूँ तो मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सभी कंपैरेटिवली हमसे यंगर हैं, बहुत सारे लोग इसमें, तो ये और भी अच्छा लग रहा है कि मैं एक दादाजी के अंदाज में बातें कर रहा हूँ आपसे। चलिए, क्या हमारे पोते पोतियों का ख्याल रखिए। समय की कमी के कारण हम और सवाल नहीं ले सकते। धन्यवाद सर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अभिषेक आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। कृतज्ञता हमारे हृदय की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। रेक्टर रेवरेंड फादर जोसेफ सेबास्टियन एसजे, प्रिंसिपल फादर डॉक्टर मार्टिन पोर्स एसजे, वाइस प्रिंसिपल फादर डॉक्टर शेरी जॉर्ज एसजे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फादर डॉक्टर अल्फोंस सेबास्टियन एसजे, Honorable Chief Guest, Mr. Vinay Kumar, esteemed faculty members, Xavier परिवार के सदस्य, इस सभागार में उपस्थित प्रिय विद्यार्थी एवं माननीय अभिभावकगण, नमस्ते, आदाब एंड अ वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हृदय से धन्यवाद। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम कॉलेज प्रबंधन को सद्भावना समागम की परिकल्पना तथा एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने के लिए बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री विनय कुमार जी को, उनकी गरिमामय उपस्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर अभिभाषण के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सोशल अवेयरनेस कमेटी को, जिसने सद्भावना समागम की रूपरेखा तैयार की और इसका सफल आयोजन किया। मैं धन्यवाद देता हूं डीन एक्टिविटीज, स्टेज डेकोरेशन कमेटी, स्टेज मैनेजमेंट कमेटी तथा टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी को, जिन्होंने आज के कार्यक्रम की सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूं, जिसने आज के कार्यक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अलावा मीडिया कवरेज की भी जिम्मेदारी निभाई। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं हमारे कॉलेज के
शिक्षकेतर कर्मियों, जी हाँ मेंटेनेंस स्टाफ, जिनके सहयोग के बिना हमारे लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं था। मैं आज के कार्यक्रम की एंकर असिस्टेंट प्रोफेसर सुश्री प्रियंका सिंह को उनके सफल मंच संचालन के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। अब आप सबसे अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।